नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम ग्राम पंचायत अधिकारी की जो पंचायती राज व्यवस्था सिलेबस में है, उस पर हम डेली प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं, जिसका हमने नाम रखा है रट्टा मार सीरीज। हर शाम को, डेली शाम को हम 5 बजे 20 क्वेश्चनों का एक प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं, जिससे हमें 20 क्वेश्चन आसानी से याद हो सके और अगले दिन फिर 20 क्वेश्चन याद हो सके। इसलिए जब तक हमारा एग्जाम होगा जनवरी या दिसंबर लास्ट में, तब तक हम काफी क्वेश्चन कर चुके होंगे और इससे डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे तो हम उसे हल सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आपने ग्राम पंचायत अधिकारी से रिलेटेड पहले की वीडियोज नहीं देखी है, तो मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, जाकर आप उस पर देख सकते हैं। देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसे सबसे पहले आपको अपडेट मिल सके। मैं आपको बता देता हूँ, ग्राम पंचायत अधिकारी का मैं भी फॉर्म भरा है, हमने भी, और 66,691 बच्चों में मैं भी हूँ। तो मैं आपके साथ आखिरी, जब तक पेपर सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक रहूंगा। आप हमारा साथ दीजिए, यही बताते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो आज हमारा पहला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची का विषय है? संख्या सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का, या बी तथा सी दोनों? तो आपको पहले ही बताया गया है काफी पिछले प्रैक्टिस सेटों में, जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था है यह राज्य सूची का विषय है। क्योंकि जो हमारा आर्टिकल 40 जब आपने देखा होगा तो डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। तो उसमें जो भी विषय होंगे वो राज्य के विषय हैं, राज्य उस पर अलग से कानून बना सकता है। चलिए देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी पंचायतों की संरचना की बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? भारत का राष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल, भारत की संसद, या राज्य का विधानमंडल? तो आपको बता दूं, जो हमारा राज्य का विधानमंडल होता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी है कि पंचायतों की कंपोजिशन, संरचना कैसी होगी, वह उस पर कानून बना सकता है। आप जब देखेंगे संविधान का अनुच्छेद 243 ग देखेंगे, इसमें ये प्रावधान दिया गया है कि राज्य का विधानमंडल उससे रिलेटेड कोई भी कानून संरचना बना सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, लोगों की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना, रोजगार को बढ़ावा देना, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना? तो न कृषि उत्पादन में वृद्धि करना पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है, न रोजगार को बढ़ावा देना, न लोगों को राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना, बल्कि जो हमारा ए ऑप्शन है, लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना ही पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ग्राम समिति के सदस्य जो हैं वो ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं, खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, या जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? हमको बताना किसके द्वारा चुने जाते हैं। तो जो एक पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा इनका निर्वाचन होता है। आपने देखा होगा जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होता है, उसमें 25-30 गाँव को, मतलब एक वार्ड बनाया जाता है, और उसमें से उन गाँव के लोग, जनता उनको वोट देती है और पंचायत समिति का सदस्य बनाती है। देखते हैं अगला प्रश्न हमारे सामने है, 185वां प्रश्न है, निम्नलिखित पंचायतों में से किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? किसे जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? तो देखते हैं, नगर पंचायत है, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत है। तो इसको किसमें जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? तो इन तीनों को हुई, जो हमारा डी ऑप्शन है 1, 2, 3, इन तीनों को हुई जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला किसे कहा जाता है? ग्राम सभा को, पंचायत को, जिला परिषद को, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो हमारा ग्राम सभा है ना, यही पंचायती राज व्यवस्था का आधारशिला है। अगर हर गांव में विकास होता है, ग्राम पंचायत में विकास होता है, ग्राम सभा में विकास होता है, तो समझिए संपूर्ण भारत का विकास भी वहीं से रिलेट करता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 7 वर्ष? तो आपको पता ही होगा पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ये बातें आपको जब आप पढ़ेंगे पंचायतों का अनुच्छेद पढ़ेंगे 243 से 243 ओ तक, उसमें बताई गई है। तो जो पंचायत का कार्यकाल है वो अनुच्छेद 243 अंग या ई में बताई गई है। 243 ई में या हिंदी में 243 अंग में बताई गई है कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए। आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम पंचायत का सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए, प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए, या क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी का चुनाव लड़ने के लिए, तो जो मिनिमम उम्र है वो 21 वर्ष आपकी होनी चाहिए और आप उस गांव के मतदाता सूची में उसमें आपका भी नाम होना चाहिए, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन हो जाएंगे? 1 माह, 3 माह, 6 माह या 1 वर्ष? अगर कोई भी पंचायत 5 वर्ष से पहले भंग हो जाती है किसी कारणवश, तो उस गांव में, उस ग्राम पंचायत में 6 महीने के भीतर चुनाव कराना जरूरी है। ऐसा राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव उसको 6 महीने के अंदर करा देगी। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत एक विषय निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन नहीं है, सड़कें नहीं है, पुस्तकालय नहीं है या उच्च शिक्षा नहीं है। तो जो हमारा ये 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, कितने कुल विषय हैं? 29 विषय हैं, जिसमें जो हमारा डी है ना, उच्च शिक्षा, ये हमारे पंचायत की 11वीं अनुसूची में इसका जिक्र नहीं किया गया है। अब 11वीं अनुसूची कब बनी? तो 73वां जब संविधान में संशोधन हुआ 1992 में, तभी हमारी जो ये 11वीं अनुसूची बनी, पार्ट 9 बना, उसमें 11वीं अनुसूची में 29 विषय कुल दिए गए हैं। और इस 29 विषयों का जिक्र कहाँ हुआ है? तो आप जब पढ़ेंगे अनुच्छेद पंचायतों का 243 जी में बताया गया। हमने पहले सारी वीडियोज बनाई हैं, आप ग्राम पंचायत अधिकारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन से विषय सूचीबद्ध हैं? लघु सिंचाई, पशुपालन, महिला एवं शिशु विकास, अग्नि सेवा, मवेशी हाउस प्राणियों के प्रतिकूलता निवारण। तो कौन कौन से शामिल हैं? तो एक हमारा लघु सिंचाई शामिल है 29 विषयों में, पशुपालन शामिल है और महिला एवं शिशु विकास भी शामिल है। अग्नि सेवा जो ये अग्निशमन केंद्र होते हैं, ये सब जिला का विषय है, ऊपर का विषय है, पुलिस विभाग का विषय है। मवेशी हाउस प्राणियों के प्रति क्रूरता निवारण, ये सब जो है मानवाधिकार का विषय है, ये पंचायतों का विषय नहीं है। तो पहला, दूसरा, तीसरा हमारे पंचायत का विषय है। तो जो ऑप्शन है हमारा ए 1, 2, 3 बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों के राजस्व के निम्न स्रोतों पर ध्यान दीजिए। वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकाय अनुदान, केंद्रीय सहकारी बैंकों से सहायता, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं हेतु आवंटन, राज्य संचित निधि से सहायता अनुदान देकर लेना, नाबार्ड। उपयुक्त में से पंचायत हेतु वित्तीयन के लिए सही विकल्प क्या होगा? हमें बताना है। तो जो हमारा वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकाय है, जिससे पैसा मिलता है, जो हमारा 243 में है वित्त आयोग, उसके जरिए पैसा मिलता है। केंद्रीय सहकारी बैंकों से सहायता मिलता है हमें। केंद्र द्वारा जो योजना बनाई जाती है उससे पैसा आता है गांव में। राज्य संचित निधि से सहायता अनुदान मिलता है। नाबार्ड जो है गांव का बैंक जरूर है रूरल एरिया का, लेकिन इससे राज्य को पैसा नहीं दिया जाता है, इनका खुद का योजना होता है, ये अपने हिसाब से काम करते हैं। जो हमारा पहला ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 यह बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 में, इसे ही पेसा बोलते हैं, PESA, पेसा एक्ट है 1996 में पास हुआ था। तो पंचायत अधिनियम 1996 में प्राकृतिक संसाधनों के स्व अभिशासन की अनुमति किसे दी गई है? ग्राम सभा को, ग्राम पंचायत को, ग्राम पंचायत के प्रधान को या गांव के किसी वनवासी को? तो जो हमारा ग्राम सभा है इसको स्व अभिशासन की अनुमति दी गई है। इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न को। ये जो हमारा है ना, ये
पेसा एक्ट। पेसा एक्ट 1996 के प्राकृतिक संसाधनों के स्व-अभिशासन की अनुमति ग्राम सभा को प्रदान की गई है। इस अधिनियम के तहत ग्राम सभा को सभी गतिविधियों का केंद्र माना गया है। साथ ही ग्राम सभा अपने लोगों की परंपराओं एवं प्रथाओं, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधन तथा विवाद निवारण के परंपरागत तरीकों की सुरक्षा के लिए सक्षम होगी। इस अधिनियम को वर्ष 1994 में स्थापित भूरिया कमेटी की सिफारिश पर पारित किया गया था। ये जो पेसा एक्ट है किसके सिफारिश पर बनाया गया है? तो भूरिया कमेटी थी, भूरिया अध्यक्ष थे इसके, उनके ही सिफारिश पे बनाया गया था। देखते हैं अगले प्रश्न को। 194वां प्रश्न है, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच करता है, उप सरपंच करता है, या उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए वो करता है? तो ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता जो वहाँ का एसटी होगा, ट्राइबल होगा, जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाएगा वही करेगा। इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न को। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, भारत के चुनाव आयोग द्वारा या राज्य चुनाव आयोग द्वारा संविधान के प्रावधानों के अनुसार पंचायत का चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, पंचायतों को संवैधानिक अधिकार के संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रदान किया गया। तो ऑप्शन है 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 68वां संविधान संशोधन या 69वां संविधान संशोधन। जो 73वां संविधान संशोधन था जिसे 1992 में पास किया गया था, इसी की वजह से जो हमारा शेड्यूल 11 है, अनुसूची 11 जोड़ा गया और पार्ट 9 को जोड़ा गया है। और अनुसूची 11 में कुल 29 विषय हैं, वो हमने पहले वीडियो बनाई है, आप उसमें देख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? हमने ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताएं, फिर मैं बताता हूँ आपको। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड रिपन? तो इसका जो जवाब है वो डी है, लॉर्ड रिपन द्वारा। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। प्रश्न 198वां प्रश्न है, ग्रामीण स्थानीय शासन को पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या सरदार पटेल? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा महात्मा गांधी ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सबसे पहले बात की थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का प्रावधान करता है? तो वही जो डीपीएसपी हमारा अनुच्छेद 40 है, जो ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में समितियां दी गई हुई हैं, सूची 2 में सुझाव दिए गए हैं। तो बलवंत राय मेहता ने क्या सुझाव दिया था? त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का। अशोक मेहता ने क्या दिया था? तो अशोक मेहता ने दिया था द्विस्तरीय का। बलवंत राय मेहता, एक मिनट रुके ड्रॉ कर देता हूँ। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था, अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पद्धति, एलएम सिंघवी ने स्थानीय स्वशासन की पद्धति की अनुशंसा की थी और जीवी के राव ने प्रतिनिधित्व के तरीकों में सुधार की बात की थी। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कुछ कमियां रह गई हो तो कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।